नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली वालों को वैक्सीन कब, कैसे और कहां मिलेगी, सीएम केजरीवाल ने बताया पूरा प्लान। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़, आप विधायक राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका गांधी। मार्च निकाल रही प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में कैसे मनेगा नए साल का जश्न, मुख्य सचिव ने बताया 2021 के जश्न का प्लान। और दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद। अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी सामने आई है। देश भर में लोग अभी भी कोविड की मार से जूझ रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि पहले चरण में दिल्ली के करीब 51 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी और शुरुआत में सबसे पहले उन लोगों तक वैक्सीन दी जाएगी जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये वैक्सीन कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये पूरा प्लान आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के साथ शेयर किया। आप भी सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा है। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया, 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमोर्बिडिटी है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें कोरोना कई बार जानलेवा हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में लगभग 42 लाख है। तो 42 लाख और 6 लाख 48 लाख और 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द, अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1 करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक तरह से हमें
प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोजेस की जरूरत है और हमारे पास कुछ दिन में ही 1 करोड़ 15 लाख वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारी वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को एसएमएस के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहां पे पहुंचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारी तैयारी की जा रही है और सफिशिएंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी मैन पावर की, जैसे एक लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की जरूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है, उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सबकी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के झंडेवाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में आज दोपहर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। राघव चड्ढा ने इस तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी पर लगाया है। हालांकि बीजेपी ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आज सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान पार्टी नेताओं ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग जल बोर्ड के दफ्तर तक पहुंच गई। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के बाहर मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और राजेंद्र नगर विधायक राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने उनके दफ्तर पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें और एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें क्षतिग्रस्त इमारत दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में कई स्थानों पर शीशे और खिड़कियां, दरवाजे टूटे दिखे। इस दौरान कई व्यक्तियों को चोटें भी आई हैं। और पूरे ऑफिस को तोड़फोड़ की, पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे ग्लास फर्श पे बिखरा हुआ है, ग्लास तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, स्टाफ पर अटैक किया गया, दरवाजे तोड़ दिए, बेंचेज उखाड़ दिए, अरविंद केजरीवाल की फोटो थी उसे तोड़ दिया, उसे दीवार से खींच कर फोटो फाड़ दी और पूरी तरीके से हमारे ऑफिस को अभी वैंडलाइज किया गया है। हमारा स्टाफ घटाया हुआ है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वो घबराई हुई, वो कमरे से तक बदलने में भी घबरा रही हैं। कुछ लोगों के मुंह से खून आ रहा है, फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। बुरी तरीके से उन्होंने पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा, ये समझना अति आवश्यक है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी खून खराबे पर उतर आई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया, देश की राजधानी में ये कैसी गुंडागर्दी। पहले अरविंद केजरीवाल के घर में तोड़फोड़, फिर मनीष सिसोदिया के परिवार पर अटैक और अब राघव चड्ढा के ऑफिस पर जानलेवा हमला। अमित शाह जी चुनाव की हार अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। आप लोग खून खराबे पर उतर आए हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर जमा हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता उनके साथ थे। टैंकर सप्लाई की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन में लोकसभा सांसद रमेश बिदूड़ी भी शामिल थे। गुप्ता समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर देश बंधु गुप्ता रोड थाने में भेज दिया था। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस प्रकार से सरकारी कार्यालय में घुसकर हमला करने को बेहद निंदनीय बताया गया है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड इस मामले में आगे सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन देश के महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। हालांकि इससे पहले कांग्रेसी नेताओं की राष्ट्रपति भवन तक एक पैदल मार्च की योजना थी, इसे पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। पुलिस ने प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर
जमकर हमलावर रुख अपनाया। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और इससे पहले राष्ट्रपति भवन के बाहर किस तरह का सियासी ड्रामा भी हुआ। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रपति भवन तक मार्च को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसके बाद भी करीब आधे घंटे तक कांग्रेस मुख्यालय के लॉन में बैठकर मार्च की रणनीति बनाई। पुलिस नहीं मानी तो प्रियंका गांधी जबरन सड़क पर उतर आई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकालने की कोशिश करने लगी। मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। पुलिस प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले गई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए हमला बोला। सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाते हुए केवल 3 कांग्रेसी नेताओं को ही राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसान सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। किसानों को मनाने की सरकार की तमाम कोशिशें भी नाकाम ही साबित हुई। किसान आंदोलन को कई विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं और सरकार को किसान विरोधी बताते हुए सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ खास प्लान बना रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। दिल्ली की सड़कों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली सरकार ने विशेष गाइडलाइन बनाई है और जो लोग इन गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में भी है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली में कोविड के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। क्या है दिशा निर्देश और कैसे आपको इनका पालन करना होगा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अब कमी आने लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार जारी दिशा निर्देशों में छूट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक तौर पर आदेशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव ने प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर को सख्त आदेश दिए हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें और केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन कराएं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद बढ़ रहे मामलों को लेकर राजधानी के सभी जिलों में गंभीरता से दिशा निर्देशों का पालन कराएं।
चीफ सेक्रेटरी ने सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग के दौरान ये भी सख्त निर्देश दिए कि वो कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरते। उन्होंने दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर को भी ये आदेश दिया कि इंग्लैंड से आने वाले वायरस के खतरों के चलते सिविल एविएशन और इमिग्रेशन से आने वाली सभी सूचनाओं को संकलित करें। इसके अलावा इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों की भी एक सूची तैयार की गई है, जिसको क्षेत्रीय जिलावार संकलित किया गया। इसको जिलों की सर्वेक्षण टीमों को सर्विलांस और ट्रेसिंग या ट्रैकिंग के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही नागरिक उड्डयन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक सर्वेक्षण टीम ट्रेसिंग या ट्रैकिंग का काम करेगी। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी के सितम के साथ ही प्रदूषण का कहर भी देखा जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके जिसमें खास तौर पर बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बल्लभगढ़ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद कम नज़र आ रहा है। ऐसे में लोगों को सर्दी के साथ साथ प्रदूषण से बचने की भी सलाह डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही है। पेश है रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सफर इंडिया के मुताबिक बृहस्पतिवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही। 25 दिसंबर को प्रदूषण के स्तर पर थोड़ी सी सुधार होने की संभावना है, लेकिन हवा बेहद खराब श्रेणी में उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तर पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा की रफ्तार महज 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इस वजह से दिल्ली वातावरण में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ गई और एयर इंडेक्स 433 पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 418 था। सीपीसीबी के मुताबिक उत्तर पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा की रफ्तार महज 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 418 था, जो कि गंभीर श्रेणी में है। एक दिन पहले दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में था। दिल्ली के वातावरण में शाम 7 बजे PM10 का स्तर 435 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM 2.5 का स्तर 247 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 गुना से भी ज्यादा है। हवा में PM10 का सामान्य स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM 2.5 का स्तर 7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 458, तो ग्रेटर नोएडा में 450, नोएडा में 437, दिल्ली में 418, फरीदाबाद में 407, गुरुग्राम में 377 AQI लेवल दर्ज किया गया है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।